आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना। उससे पहले हम बता दें, कल हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में संभाग, उससे पहले जिलों के बारे में तो लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज बता दें कि मध्य प्रदेश में कल हमने संभाग पढ़ा था, तो संभाग हमने 10 संभाग पढ़े थे। इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक जो शहडोल संभाग था, ठीक है, जिसमें पहले कौन कौन से जिले थे, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, ठीक है। 2008 में जब ये संभाग बना था तब इसमें 4 जिले थे, लेकिन बाद में जो डिंडौरी जिला था, हालांकि पहले वो जबलपुर से ही अलग होकर शहडोल में शामिल किया गया था। पहले जबलपुर संभाग में ही आता था, लेकिन 2008 में वो शहडोल में शामिल कर लिया गया और उसके बाद में फिर से उसको जबलपुर संभाग में ऐड कर दिया गया है। तो आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा कि जो डिंडौरी है वो किस संभाग में आता है। पहले आता था शहडोल में, लेकिन अब आने लगा है वर्तमान में, ठीक है। अगर हम देखें तो जबलपुर संभाग में, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, ठीक है, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना। हम मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में अगर देखें तो मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। भौतिक संरचना के आधार पर सबसे पहले देखिए, जैसे ये आप मैप बना लीजिए, ठीक है, मैप बना लिया अपन ने मध्य प्रदेश का। उसके बाद ये जो इलाका है ना, ये यहाँ से ये जो पूरा जो पठार है वो कौन सा पठार कहलाता है, मध्य भारत का पठार। मध्य प्रदेश जो है ना वो क्या है, एक पठारीय, ठीक है, प्रदेश है, ठीक है। आपको मध्य प्रदेश में खूब सारे पठार देखने को मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, एक पठारी राज्य बोलते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर हम आकृति देखें ना, थोड़ा त्रिभुज टाइप का दिखता है। देखो ये अगर इस तरीके से आप मिला दो, ठीक है, ये पठारी संरचना है। और इसमें अपन अगर आज वही पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मध्य भारत का पठार, ठीक है। तो मध्य भारत का जो पठार है वो कहाँ है, आपको जो पॉइंटेड दिख रहा है ना, ये पूरा मध्य भारत का पठार है। ये ऊपर राजस्थान साइड में भी चला गया है, ठीक है। हमको सिर्फ मध्य प्रदेश से काम है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को देखेंगे, हमें राजस्थान से कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मध्य भारत का पठार। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो देखो इसमें नीमच वगैरह क्षेत्र आते हैं, मंदसौर वगैरह आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर का भी क्षेत्र आता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये मुरैना वगैरह, ठीक है, भिंड वगैरह, और ये शिवपुरी का थोड़ा सा क्षेत्र, ठीक है, गुना का क्षेत्र, थोड़ा सा गुना क्षेत्र, हाँ। और इधर अगर देखें तो श्योपुर का क्षेत्र, क्योंकि कल हमने मैप में जिले पढ़ लिए थे, कौन कहाँ का है, संभाग पढ़ लिए, तो आपको उसकी स्थिति तो मालूम हो ही गई होगी कि इस एरिया के अंतर्गत कौन से जिले आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन में आएंगे, मध्य भारत के पठार में आएंगे। अब मध्य भारत का जो पठार है, अगर हम टोटल ओवरऑल देखें तो टोटल ओवरऑल जो हमारा जो क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसका कितना % है, तो जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये कितना % है, ये है 10.7%। कितना है, 10.7%, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ 10.7% है, ठीक है। ओवरऑल जो एरिया है ना उसका, तो कितने % है, 10.7% है। और यहाँ पर देखो कौन कौन सी नदी पाई जाती है। अब आपको थोड़ा पता आइडिया तो लग ही रहा होगा, मुरैना वगैरह के होंगे तो उनको पता ही होगा, चंबल, ठीक है, क्योंकि चंबल निकलती तो मालवा के पठार से। लेकिन आगे हम जब मालवा का पठार पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे चंबल निकलती कहाँ से है, मालवा के पठार से निकलती है। जैसे चंबल निकली, ठीक है, मालवा के पठार से निकली, और मालवा के पठार से निकलती हुई है, ठीक है, मंदसौर गांधी सागर बांध से होती हुई इस तरीके से ये चलती है, और चल के फिर ये राजस्थान में प्रवेश कर आती है। राजस्थान में आकर और फिर इसकी ये सीमा रहती है ना, ये यहाँ से बहती हुई इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता पड़ गया कि मध्य भारत का जो पठार है वहां पे हमें कौन सी नदी देखने को मिलेगी, चंबल नदी देखने को मिलेगी, ठीक है। महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखनी है। इसके साथ साथ हमको कौन सी नदी देखने को मिलेगी, तो मध्य भारत का जो पठार है उसमें हमको काली सिंध वगैरह, पार्वती वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। पार्वती नदी सीहोर से निकलती है यहाँ, ठीक है, सीहोर से निकलेगी। पार्वती नदी भी हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, पार्वती नदी, ठीक। तो अभी मुझे एक्यूरेट नहीं बताया कि सीहोर का है, वो तो मैंने ऐसे ही निशान लगा दिया, ठीक है। तो ये और ये सब मिलती कहाँ में, चंबल में मिल जाती है, पार्वती वगैरह। तो ये सब नदियां इसमें देखने को मिलती है मध्य भारत का पठार में, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें मध्य भारत का पठार में और क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पर जो मृदा है, अगर मृदा देखें तो मृदा कैसी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा क्या होती है, देखो नदियां वगैरह है, ठीक है, तो नदियों के कारण कौन सी मृदा होगी, जलोढ़ मृदा होगी, ठीक है। काफी उपजाऊ मृदा होती है जलोढ़ मृदा, ठीक। और ये क्षेत्र जो है मध्य भारत का जो क्षेत्र है वो कौन से गली अपर्दन की समस्या से पीड़ित है, इसके अंतर्गत हमने जिले बताई दी है। अब और हमको इसमें क्या देखना है, अगर इसका हम देखें अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है पूछा नहीं आता है, फिर भी आप नोट कर लीजिए अगर आपको करना हो। मैंने उस दिन बताया था, जिन्होंने हमारा जो फर्स्ट आई थिंक सेकंड लेक्चर, मतलब वो जिलों वाला लेक्चर देखा होगा ना मध्य प्रदेश का, जिसमें हमने अच्छे से रूटीन से पढ़ना शुरू किया था, उसमें हमने आपको अक्षांश देशांतर के बारे में बताया था कि किस तरीके से कहाँ से कौन सा अक्षांश और कौन सा देशांतर मध्य प्रदेश से गुजरेगा। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, तभी समझ में आएगा। तो आप अभी याद कर लो
कि है ना मध्य भारत का जो पठार है वो कितने अक्षांश और कितने देशांतर के मध्य है। तो अगर हम देखें तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26.54 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये आता नहीं है इसलिए रहने दो, कभी पूछा नहीं आएगा ये, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता इसलिए रहने दो इसको। हाँ, ये याद रख लो कि इसकी सीमा जो है वो कहाँ कहाँ से है। तो इसकी जो मध्य भारत का पठार है, एक साइड तो मध्य प्रदेश से जो सीमा लगती है और दूसरी साइड किससे लगती है, राजस्थान से सीमा लगती है, ठीक है। और बस यही है। और इसके साइड क्या है, यूपी वगैरह है। उसके बाद हम मध्य भारत का ही पठार हो गया। मध्य भारत के पठार के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, हम जनजाति को भी देख लेते हैं। तो जनजाति कौन सी है, भीड़ मुरैना साइड, इधर साइड जो है शिवपुर साइड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति। आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है, सहरिया जनजाति, ठीक, याद रखना है आपको। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा हमारा जो पठार आता है वो कौन सा पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार देख लेते हैं, ठीक है। तो बुंदेलखंड का पठार जो है मध्य भारत के पठार के कहाँ पर है, इधर पूर्व की साइड है, मध्य भारत का पठार ही है, इसकी पूर्व की साइड बुंदेलखंड का पठार। अब जो बुंदेलखंड का पठार है अगर हम देखें तो इसकी ये जो बुंदेलखंड का पठार है इसके अगर हम देखें इस साइड, तो इस साइड क्या है, उत्तर प्रदेश, और इस साइड तो क्या है, ये पठार ही है, इधर मध्य भारत का पठार है। बुंदेलखंड के पठार के इधर क्या है, मालवा का पठार है। नीचे देखेंगे तो ये घाटियां नर्मदा घाटी पड़ेगी, इस साइड देखेंगे तो रीवा पन्ना का पठार है। बस आपको अगर ये मैप याद होगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब बुंदेलखंड का जो पठार है इसमें कौन सी नदी बहती है, तो इसमें एक नदी है बेतवा, ठीक है। बेतवा के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये बेतवा, ये आई बेतवा, ये एमपी से जाती है, एमपी से जाते हुए फिर ये कहाँ से एक बार फिर से यूपी में प्रवेश करती है, और यूपी ये थोड़ा ये इधर ये, ठीक है, ओरछा में क्या हमारी बेतवी नदी तो है ना, तो ये ओरछा वगैरह में वो फिर इधर प्रवेश करते, उसके बाद फिर से यूपी में चली आती है, ठीक है। तो आपको कौन सी नदी याद रखनी है कि बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, एक तो बेतवा, इंपॉर्टेंट नदी है बेतवा, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये जो चंबल नदी हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये मालवा के पठार में, मालवा से निकलती है, बुंदेलखंड में भी है, ठीक है। अब सॉरी, बुंदेलखंड नहीं, ये कौन सा है, मध्य भारत का पठार, ठीक है। अब जो चंबल नदी है उस पर कुछ परियोजनाएं हैं, वो भी आपको याद रखनी है। यहाँ हम नदियों का भी इकट्ठा सब बता देते हैं, ठीक है। परियोजनाएं जो है वो कौन कौन सी है, एक तो देखो यहाँ पर गांधी सागर बांध मंदसौर में है। मंदसौर में कौन सा बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, मंदसौर में एक बांध बना है जिसको हम बोलते हैं गांधी सागर बांध, ठीक है, और गांधी सागर बांध, ठीक है। बाकी दो बांध चंबल नदी पर बने हैं, राणा प्रताप सागर, ठीक है, और इन जो जवाहर सागर बांध जो है वो राजस्थान में है। तीनों ही पूछ लिए जाते हैं, और मंदसौर का गांधी सागर तो महत्वपूर्ण ही आपको याद रखना है, ठीक है। 115 मेगावाट उत्पादन, 172 और 99 मेगावाट, ठीक है, इनकी जो उत्पादन क्षमता है, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन क्षमता, क्योंकि नदी पर बने हुए हैं तो जल विद्युत उत्पादन होगी। अगर वो ताप से चलते हैं यानी कोयला वगैरह से चलते हैं तो वो थर्मल, ठीक है, तापी विद्युत होगी। तो हमारे ये कौन से हैं, जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, और गांधी सागर बांध जो है मंदसौर में है, और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 115 मेगावाट है, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को 50-50% इसका बंटवारा हो जाता है, याद रखना है। किस नदी पर है, चंबल नदी पर। दो और भी है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, वो भी चंबल नदी पर है, ठीक है। एक नदी ये हो गई इंपॉर्टेंट, दूसरी नदी कौन सी हो गई, बेतवा। अब जो बेतवा नदी है यहाँ पर ललितपुर में एक बांध बनाया गया है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई डैम बोलते हैं जिसको, ठीक है। बेतवा नदी पर एक बांध बनाया गया है, ठीक है, ललितपुर में, ठीक, बांध बनाया गया। ललितपुर कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है। और इसकी जो विद्युत वितरण जो होता है वो एमपी और यूपी को होता है, ठीक है। और इधर किसका होता है, राजस्थान मध्य प्रदेश को होता है, ठीक। इसके बाद ये बुंदेलखंड है। अब बुंदेलखंड में अगर हम देखें तो नदी हो गई हमारी, बुंदेलखंड हो गया। अब बुंदेलखंड जो है वहां पर क्या है कि वर्षा जो है वो इतनी, और इस एरिया में भी जो मध्य भारत का ये पठार है ना, यहाँ पे भी वर्षा जो होती है कमी होती है, और बुंदेलखंड में भी वर्षा जो है कमी देखने को मिलती है, ठीक है। और बुंदेलखंड का जो पठार देंगे तो यहाँ पर क्या है, उद्योग भी ज्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। इस क्षेत्र में उद्योग डेवलप नहीं है। उद्योगों का अगर हम देखें तो कौन से पठार में डेवलप है, ये मालवा का जो पठार है ना, ये औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है। यहाँ पर काफी सारे उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। इंदौर भी तो हमारे मालवा के पठार में ही आता है, ठीक। तो औद्योगिक दृष्टि से ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, ठीक है। और बस इतना ही इसमें हमको पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर हम देख रहे हैं कि रीवा, उसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं। अगर जिले देखें तो दतिया है, ग्वालियर के कुछ क्षेत्र है, अशोकनगर वगैरह है, सागर वगैरह है, ठीक है। और सागर का थोड़ा सा क्षेत्र इधर भी आ जाता है, सागर का थोड़ा मालवा के पठार के इधर, और थोड़ा सा बुंदेलखंड में भी आता है। उसके बाद टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर वगैरह ये सब जो है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में। कुछ कुछ जो जिले ऐसे हैं वो दो पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये नहीं सोचना कि इधर भी आ रहा था इधर भी आ रहा था, ऐसा कैसे है। वो दोनों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा, एकदम एक्यूरेट पठार एकदम
ऐसा तो नहीं ना कि मेजर करके पठार बने, वो तो बन गए तो बन गए, जिले तो बाद में बने ना, तो इसलिए। उसके बाद है रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। और रीवा पन्ना का पठार ये वही स्थिति बुंदेलखंड के इस साइड पूरब की साइड है, ठीक है, और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी टच होती है, ठीक है। फिर बुंदेलखंड का पठार, सॉरी रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार इतना कुछ इसमें खास है नहीं हमारे में। उसके बाद बस यहाँ पर आपको क्या याद रखना है रीवा पन्ना के पठार में कि इसमें अगर हम देखें तो हमको खनिज, एक खनिज है, काफी महत्वपूर्ण खनिज है, ठीक है, और अभी उसका उत्पादन कहाँ से, मध्य प्रदेश में ही हो रहा है, वो है हीरा, ठीक है, हीरा पन्ना जो खदान है ना वहां से हो रहा है। अब अगर हम देखें हीरे की खदान है तो हीरे की 2-3 खदानें हैं, एक तो कहाँ पर सतना में है, एक पन्ना में है, और छतरपुर वगैरह में भी हीरा मिलता है, तो छतरपुर, पन्ना, सतना ये सब हीरे की खदानें हैं, ठीक है। और बस इतना ही है रीवा पन्ना के पठार में। और हाँ, यहाँ पर एक जनजाति भी पाई जाती है, कोल जनजाति। कौन सी जनजाति होती है? कोल जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और बस उसके बाद अगर हम देखें तो ये मालवा का पठार हमारा आ गया। अब मालवा का पठार, ठीक है, आपको पता ही है कि ये क्या है, मध्यवर्त के पठार के नीचे है, नर्मदा सोन घाटी के ऊपर है, ठीक है। और ये किसका अंतर्गत आता है? ये पूरी जो एक विंध्य श्रेणी है ना, आपने वर्ड अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो 2 श्रेणियां है, एक तो क्या है विंध्याचल श्रेणी और दूसरी क्या है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। जैसे ये 2 श्रेणी है, एक विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। मैंने उस दिन पहले दिन आपको बताया था, पहले दिन आई थिंक दूसरे दिन जब मध्य प्रदेश स्टार्ट करा था कि ये विंध्याचल श्रेणी, ये कौन सी सतपुड़ा श्रेणी, नीचे वाली कौन सी है सतपुड़ा, ऊपर वाली विंध्याचल श्रेणी। अब इसमें क्या हुआ, भ्रंश उत्पन्न हो गए, तो भ्रंश घाटी बन गई, उसी में कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है। तो ये विंध्याचल श्रेणी और ये सतपुड़ा श्रेणी, उनके मध्य में उत्पन्न हो गया भ्रंश, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, तो घाटी बन गई भ्रंश घाटी, और उसमें ये वही कौन सी नदी बहती है, नर्मदा वगैरह है ना, इसी को बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। ये कौन सी घाटी है? भ्रंश घाटी है। तो ये जो पूरा ऊपर का जो बेल्ट आता है ना, ये पूरा, ये कौन से में आता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी? ये पूरा जो बेल्ट है ना, ये पूरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, और नीचे क्या है? सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। अब विंध्याचल श्रेणी में ये खूब सारे आते हैं, मालवा का पठार, ये सब जो पठार है ना, ये सारे ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कहा थे, मालवा का पठार आ गया हमारा। अब मालवा का पठार जो है मैंने आपको बताया, ये विंध्याचल श्रेणी में ही आता है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है? नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है, क्षेत्र है। और मालवा का पठार की हमने बताई कि यहाँ से क्या है, क्षिप्रा नदी निकलती है, यहाँ से जो चंबल नदी निकलती है, ठीक है, और बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि काली सिंध देवास से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद बस, और काली सिंध जो है उसकी सहायक नदी कौन सी है? नेवज है, ठीक है। और बस इतने आपको याद रखना है, नदियां वदियां ज्यादा कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट ही नदी आती है, ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ये नदियां हो गई। उसके बाद बाकी इधर तो कोई बांधवान इतना है नहीं इम्पोर्टेंट। फिर आपको ये जो मालवा क्षेत्र है ये औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है, यहाँ पर कई सारे उद्योग कारखाने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे वो अगर वस्त्र उद्योग का कारखाना देखो, अगर हम देखें तो सोयाबीन का भी जो, ठीक है, वो सब कहाँ पर है? इसी मालवा के क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। काफी डेवलप है, IT वगैरह भी जो सेक्टर है उनको भी यहाँ मालवा में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा पठार, और हाँ ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है। कौन सी घाटी है? नर्मदा सोन घाटी, ठीक। और हम मालवा से आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे आप पढ़ेंगे ना कि हमारे लोक नृत्य नाट्य वगैरह कौन से, तो मालवा का जो लोक नाट्य है वो क्या है? माच है, ठीक है। और माच जो है हमारे मध्य प्रदेश का भी लोक नाट्य है, ठीक है, याद रखना। माच जो है वो मालवा का ही है और हमारे मध्य प्रदेश का भी लोक नाट्य है। और राई जो है वो हमारा नृत्य है, और वो कहाँ का? ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र का है, ठीक है, राई, ठीक। उसके बाद हाँ, राई के जो अभी आपने वो हमारे जो पद्म पुरस्कार मिले थे ना, उसमें राई नृत्य से संबंधित भी किसी को मिला है। अब आप वो बताएंगे कि किसको मिला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राई नृत्य के लिए जो पद्म पुरस्कार है वो किसको मिले हैं, ठीक है, आप बताएंगे। इसके बाद ये मालवा का पठार हो गया हमारा। मालवा के पठार के बाद हमको हाँ, आपको एरिया और बता दें कि ये 10.7% क्षेत्र में पाया जाता है, और मालवा का पठार जो है वो 28.62% क्षेत्र में पाया जाता है। नर्मदा सोन घाटी जो है 26% क्षेत्र में पाई जाती है। सतपुड़ा मेकान श्रेणी 11% क्षेत्र में, ठीक है, पाई जाती है। उसके बाद ये तो हो ही गए हमारे, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद बुंदेलखंड का जो है वो 7.7% क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और इधर अगर हम देखें तो ये रीवा पन्ना का पठार ये 10.36% क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बघेलखंड भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो ये कितने % क्षेत्र में पाया जाता है? 7% क्षेत्र में पाया जाता है। आपको ये भी एरिया थोड़ा याद रखना है, एरिया पूछ लिया जाता है।
तो सबसे ज्यादा अगर एरिया देखें तो किसका है, मालवा के पठार का है। 28.62% क्षेत्र जो है ना हमारे पूरे मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र का 28.62% क्षेत्र जो है उसमें हमारा कौन सा पठार आता है, मालवा का पठार। ठीक है, और सबसे ज्यादा उसके बाद क्षेत्र जो है वो किसका, नर्मदा सोन घाटी 26% है। 26% के बाद अगर हम देखें तो हमारा क्या है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का क्षेत्र आता है 11%। उसके बाद देखें तो 10.36% कौन सा आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो मध्य भारत का पठार 10.7% क्षेत्र पर है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो बुंदेलखंड का 7.7, और बुंदेलखंड जो है वो 7% क्षेत्र पर आता है। ठीक है, ये हो गया, हम मालवा का पठार पढ़ लिया, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न वगैरह है। ठीक है, और यहाँ का नाट्य वगैरह भी हमने पढ़ लिया, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नर्मदा सोन घाटी तो मैंने बताई थी। नर्मदा सोन घाटी क्या है, ये हमारी भ्रंश घाटी है। इसके इस साइड कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इस साइड कौन सी है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। ठीक है, अब जो विंध्याचल श्रेणी मैंने आपको बताई ना, ये 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सी, कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी और विंध्य श्रेणी। ठीक है, जो पूरी ये जो मालवा का पठार है विंध्याचल श्रेणी में है। ठीक है, और जैसे कि हमारा हाथ होता है ना, तो ये क्या है हमारी ह्यूमरस, रेडियो अल्ना। ठीक है, 2 पार्ट ऐसे डिवाइड हो गए। फिर यहाँ पर कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल वगैरह ऐसे सब में डिवाइड है ना, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, फिर कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर ये टार्सल है। ठीक है, फिर ये फैलेंजेस उंगलियां। तो इसी तरीके से जो विंध्य श्रेणी है ना, ये मैं सब जब आपको अभी पढ़ाऊंगी ना 10 दिन बाद, साइंस से स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैनेजमेंट करूंगी। कुछ लोग बोल रहे थे मैम पहले साइंस कर दो। ठीक है, तो उसमें पूरा बता दूंगी, जनरल साइंस जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह पूरा 10 तक का 10 उसमें बताऊंगी। तो जो विंध्य श्रेणी है ना, तो विंध्य श्रेणी जो है वो कितने भागों में डिवाइड है, विंध्य श्रेणी अगर देखें तो कैमूर, भांडेर और विंध्य श्रेणी 3 भागों में डिवाइड है। उसके बीच में क्या हो रही है, नर्मदा सोन घाटी बह रही है, वो की भ्रंश घाटी है। अब ये घाटी बन गई और इसमें नदियां बहती हैं। ठीक है, 2-3 नदियां बहती हैं, 2 नर्मदा नदी, सोन नदी, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, नर्मदा सोन घाटी। ये जो घाटी है यहाँ पर क्या है, थोड़ी सक्रिय है, और जबलपुर के साइड ना ये थोड़ी चौड़ी हो जाती है। यहाँ पर तो सबसे मतलब सक्रिय है, और सक्रिय चौड़ी चौड़ी होती हुई, और यहाँ जबलपुर में थोड़ी चौड़ी हो जाती है। ठीक है, डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं बना है, लेकिन यहाँ जबलपुर के साइड में काफी चौड़ी हो जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद ये हो गया हमारा नर्मदा सोन घाटी। अब नर्मदा सोन घाटी में नदियां कौन कौन सी हैं, मैंने आपको बताई कि नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से बहती है, या अनूपपुर अमरकंटक से बहती है। ठीक है, अमरकंटक से बहती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खंबाती खाड़ी में बहती है। अब जो नर्मदा नदी है, नर्मदा सोन घाटी में नर्मदा नदी बहती है, और सोन नदी इस साइड से बहती है। ठीक है, और ये इधर चली आती है। अब ये जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी जो होती है खंबाती खाड़ी में गिरती है, और इस पर काफी सारे बांध बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर बरगी बांध बनाया गया है। ठीक है, बरगी बांध, ठीक है, बरगी नदी पर ही है, और बरगी नदी किसकी सहायक नदी है, जब इसकी नर्मदा की सहायक नदी है। फिर तवा बांध बनाया गया है। ठीक है, तवा भी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। उसके बाद अगर हम देखें तो ओंकारेश्वर बांध बनाया गया। ओंकारेश्वर कहाँ पे बनाया गया, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ जिनको पता होगा। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध है। ठीक है, इंद्र सागर डैम जो है वो भी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, पुनासा, ठीक है, नर्मदा नगर में आता है। ठीक है, ऐसे सरदार सरोवर जो बांध महेश्वर वगैरह में, ठीक है, ये सब डैम है, खरगोन में आता है महेश्वर। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक और है सरदार सरोवर, जो हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें मतलब हिस्सेदारी अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की 57% है। ठीक है, और वो किस में आता है, गुजरात में आता है। ठीक है, और ये नर्मदा सोन घाटी होगी, नर्मदा नदी बैठ गई इसलिए इसको नर्मदा, और सोन भी है तो इसलिए सोन घाटी बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त सोन की और भी सहायक नदी है, जोइला, मतलब जोइला वगैरह है, वो भी यहीं से निकलती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम नीचे का पढ़ेंगे तो नीचे उसके नीचे भ्रंश घाटी जो है ना, नर्मदा सोन भ्रंश घाटी, इसके नीचे क्या है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। जैसे विंध्याचल श्रेणी 3 पार्ट में डिवाइड थी, ऐसी सतपुड़ा श्रेणी भी 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले कौन सी है, मेकाल, फिर महादेव और सतपुड़ा। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सी, मेकाल, महादेव और सतपुड़ा। ये जो सबसे पश्चिम वाला है ना, ये सतपुड़ा है। मध्य वाला क्या होता है, महादेव, और सबसे शुरू वाला क्या है, मेकाल। तो जो हमारी जो नर्मदा नदी निकलती है ना, वो मेकाल वाला जो पार्ट है ना श्रेणी, उससे ही निकलती है। ठीक है, और फिर बीच में कौन सा आता है हमारा, ये महादेव, जो भेड़ाघाट वगैरह है। ठीक है, ये कहाँ पर है, महादेव श्रेणी पर। ठीक है, पचमढ़ी, ये सब जो पढ़ते हैं हम, ये कहाँ पर है, पचमढ़ी वगैरह जो है, सॉरी, वो कहाँ पर है, महादेव श्रेणी पर है। ठीक है, उसके पीछे क्या है, ये सतपुड़ा। ठीक है, ये कई पार्ट में डिवाइड है, राजपीपला वगैरह, ग्वालिकर वगैरह। ठीक है, काफी सारे पार्ट में पाएंगे, पीछे डिवाइड है। इसके बाद ये हमारा हो गया, कितने परसेंट है, 11% है। आपको भी पटवारी के लिए डिटेल नहीं पढ़ना है, ये बस इतना बहुत है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि फिर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना इतनी जल्दी, मार्च में क्या है, पेपर है। ठीक,
उसके बाद अगर इधर हम देखें तो ये बघेलखंड में पठार है, तो बघेलखंड वाला क्षेत्र है, और बघेलखंड वाला जो पठार का जो क्षेत्र है ना कितना है 7% है। और ये जो क्षेत्र है इस बघेलखंड का जो पठार है ना थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी चला गया है। पहले छत्तीसगढ़ हमारे में ही था, तो ये हमारे में ही पूरा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी चला गया है। और जो ये जो पठार है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हमारा जो सोन है ना, सोन नदी यहाँ से निकलती है, और यहाँ पर क्या है महानदी जो है इधर चली गई है। तो सोन और महानदी का क्या बोलते हैं, इसको जल विभाजक बोलते हैं। ठीक है, याद रखना सोन महानदी का जल विभाजक है, ऐसी रीवा पन्ना का पठार जो है। ठीक है, तो ये इस साइड ये कितना अब ये रह गया, तो ये क्या है 10.36। हालांकि मैंने ये बता दिया था, हाँ बता दिया था, कोल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और कोल जनजाति एक पर बनाती है रोतेलो। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर क्या हीरा पाया जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। खनिज वगैरह यहाँ ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कम ही पाए जाते हैं। यहाँ की जो चट्टाने है ना तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने पाई जाती है, और यहाँ पर खनिज वगैरह क्या है कम ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बस यही सब हो चुका है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र ना बघेलखंड इधर वाला क्षेत्र, ठीक है, तो इसमें क्या है यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पर कोयला वगैरह ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ये सतपुड़ा का जो थोड़ा सा इधर का क्षेत्र है ना बैतूल इधर ही वाला, तो इधर बैतूल के इधर वाला, तो यहाँ पर भी क्या है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो ये 2 गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है बस, बाकी इतना तो कुछ है ही नहीं। ये पूछ लिया इसलिए आता है, गोंडवाना इसलिए पता है क्योंकि कोयला से संबंधित है ना, और ये पूछ लिया जाता है। ठीक, बाकी यहाँ पर अगर देखें तो हो ही गया हमारा भौतिक संरचना, नदियां वगैरह हमने पढ़ी ली है। इसके बाद हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं कि कौन सी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अक्सर जो वनडे एग्जाम होते हैं ना तो उनमें पूछ लिया जाता है, बाकी तो इतना कुछ भी नहीं है। तो देखो कुछ नदियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कौन सी नदी सबसे पहले, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो ये कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक अनूपपुर से, और मिलती कहाँ है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से अनूपपुर से निकलती है, और मिलती कहाँ है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसकी लंबाई पूछ ली जाती है। ठीक है, तो 1370। ठीक है, और सॉरी 1077 और कितनी 1312। इसकी लंबाई जो है आपको कभी कभी दोनों आ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्या है। ठीक है, कभी तो ये पूछ ली जाती है, कभी ये पूछ ली जाती है। हम आपको बता दें जो टोटल ओवरऑल है ना वो क्या है 1312 है। अब ये गुजरात में भी तो जाती है ना, नर्मदा एमपी में तो रहती नहीं है ना, तो टोटल ओवरऑल क्या है 1312। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का पूछा है ना तो क्या है 1077 है। ठीक है, नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट है ना। डैम है मैंने बताई थी इस पे कौन कौन से डैम बने हैं। ठीक है, कौन कौन सी विद्युत परियोजना है, वहां पर विद्युत उत्पादन होता है। ठीक, उसके बाद दूसरी नदी कौन सी है हमारी, चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो ये कहाँ से निकलती है, सबसे पहले से अमरकंटक से निकली थी। ये कहाँ निकलती है, जानापा महू। ठीक है, कहाँ से निकलती है, जानापा पानी महू से निकलती है।